अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बड़े बड़े दिन हो गए इम्तियाज गुल साहब से गुफ्तगू नहीं हो सकी। खास तौर पर आप नाज़रीन खास तौर पर फरमाइश करते हैं और बड़े अहम टॉपिक के साथ आज गुफ्तगू होगी इम्तियाज गुल साहब के साथ। अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी और सेहत दे। हर अब मैं कोई इशू ले लूं, गिरफ्त रखते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स अच्छी तरह देखते हैं, कोई डर या खौफ नहीं है, और हमें आप और हम लोगों के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। उन तक जाने से कबल मैं एक चीज बहुत जरूरी आपसे शेयर करनी है, वो जो कि मैं बता चुका हूँ अभी बैकग्राउंड पे नासिर भट्ट के बारे में। नासिर भट्ट वही है, लेकिन आज के लिए नहीं खबर दूंगा, वो भी इश्तिहारी है। यानी जो इश्तिहारी नवाज शरीफ है, हसन हुसैन है, सलमान शहबाज है, नुसरत है, इसहाक डार हैं, बाकी सारे हैं, उसके अलावा नासिर भट्ट भी इश्तिहारी है। वो जो चल रहा था ना, वो जो ना उसके बहुत से करीबी लोगों ने चलाया कि जनाब नहीं नहीं नहीं, वो ये तो उसको अपना था जी डैमेजेस के केस के हवाले से इंग्लैंड की कोर्ट से फायदा मिल गया। वो गालबन सही तरह परसू नहीं कर सके ARY वाले, और मैंने थोड़ी सी हिम्मत की। वो बैकग्राउंड पे खत चल रहा है और ये 21 अक्टूबर का उस खत का जवाब है जो मैंने चीजें मांगी। और ये रावलपिंडी डिवीजन के रीजन से एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बाकायदा एक रिपोर्ट दी है SP हेडक्वार्टर रावलपिंडी ने। और उन्होंने नाम देखे, नाम बड़ा क्लियरली नाम इनका है नासिर भट्ट सन ऑफ मेहर बख्श, ताकि गलत ना हो जाए। CNIC नंबर भी लिखा हुआ है 374050331701-7 और पासपोर्ट का नंबर भी लिखा हुआ है। अब उसमें उन्होंने जो बताया है सर्कल रावलपिंडी ने कि 6 FIR दर्ज हैं। FIR बैकग्राउंड पे चल रही है, मैं बताता चलूं 1990 में है 302/34। सबसे पहले जो FIR मैंने आपके सामने रखी है 250 की दरखास्त दी, बरी हो गए, चले वो एक अलग बात है। फिर एक और FIR 307 और 34 की है 1986 की, इसमें 87 में वो बरी हुए। फिर 452 की एक FIR है। फिर इसी तरह 302 की एक और है, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये चौथी FIR जो आपके सामने रख रहा हूं। इसमें वो इश्तिहारी हैं जो मेरे पास लिखा है। 87 और 81 की कार्रवाई जो है ना अमल के जो मेरे तक डिटेलें आई हुई हैं, जिक्र जो है ना उस रिपोर्ट के अंदर है कि मुकदमा नंबर 345 15 अक्टूबर 1996, जुर्म 302 148 एक थाना सादकाबाद, 8 जून 2000 अदालती इश्तिहारी हुआ और FIA को लिख दिया गया और इनके खिलाफ बाकायदा जो बाहर से लाने के लिए कि इसकी गिरफ्तारी के लिए फाइल भिजवा दी गई। और मौजूदा गवर्नमेंट का हाल देखें, क्या कार्रवाई की उन्होंने अभी तक ना कौम के सामने। मैं आपके सामने ये पूरी रिपोर्ट बैकग्राउंड पे चला रहूंगा। एक और मुकदमा नंबर है 1993 का, ये राजीनामे, ये 324 का है, यानी मुकदमे नहीं होते हैं। फिर एक मुकदमा और 1996 का, ये 302 का ये मुकदमा भी है थाना गुजर खान का, और रिपोर्ट अभी उसमें आना बाकी है। अब मैंने डाटा जो है ना वो सारा डिटेल मंगवा लिया है, बैकग्राउंड पे ये चला रहा हूँ। तो नासिर भट्ट जो उनके करीब है, ये भी आज पता लग गया कि ये भी एक इश्तिहारी है। तो आप लोगों के लिए बताना बड़ा जरूरी था, जो बहुत शोर डाल रहा था, मैंने पता नहीं क्या कर दी है, लेकिन उसकी पोजीशन मैंने आपके सामने रख दी है। बिल्कुल साहब, इस मामले में मैं आपको शायद तकलीफ ना दूं, लेकिन ये आप चूंकि वजह है, आप मीडिया से आपका गहरा एक ताल्लुक है, जो अहम इशू है मैं उसकी तरफ तवज्जो आपकी तरफ लेके आना चाहता हूँ। इमरान खान ने जब से आए हैं, आपके सामने हालात और वाकयात उनके लिए क्या मुश्किलात, और अपोजिशन वो कुछ नहीं कर सकी जो अब होने जा रहा है। यानी PDM ने जोर लगा लिया, बहुत जोर लगा लिया। मैं उसकी बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, वो बैकग्राउंड नाज़रीन पिछले प्रोग्रामों में समझ चुके हैं। सबसे पहले तो हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो आपके सामने तहरीक अदम एतमाद आई, इस्तीफा दे दिया और नए वजीर आला वहां। मेरी इत्तला के मुताबिक अगली तैयारी है पंजाब से, और बड़ा जोर शोर से काम चल रहा है। उसके बाद फिर अगली जो पड़ाव होगा वो इमरान खान की वजारत के हवाले से, वजारत उज़्मा के हवाले से होगा। क्या कहेंगे कि क्या वजह है कि इमरान खान के करीबी लोग इन चीजों को समझ नहीं पाए, या इमरान खान ने आंखें बंद कर ली हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गुड गवर्नेंस या हुकूमतें कैसे चलानी। आपने अजहर भाई बड़ी दुखती रग छेड़ दी है, क्योंकि ये हुकूमत जब आई थी
तो बड़े लोगों को मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर उम्मीदें थीं कि कुछ बुनियादी तौर पे इस्लाहात होंगी, चाहे वो प्रोक्योरमेंट का शोबा है, चाहे वो सेहत का शोबा है, चाहे एफबीआर है। अब जो सरकारी इदारों में जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तान के अवाम पे, टैक्स पेयर पे, इसलिए कि वो बजट जो हम प्रोक्योरमेंट के लिए रखते हैं तमाम सरकारी इदारों को मिला के, अगर तो हम ऑनलाइन चले जाएं सरकारी खरीदारी के लिए, तो वो बजट आधे से भी कम रह जाएगा। इस मामले में किसी सियासी जमात ने साथ नहीं दिया, खुद इस जमात ने उस पर तवज्जो नहीं दी, न ही जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग उन्होंने ये काम करने दिया है, क्योंकि इसमें सबके खांचे लगे हुए हैं। यानी जो चीज़ आपको, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप अपने लिए लेने जाएंगे, हो सकता है कि आपको 5,000 की मिले, लेकिन जब आप सरकारी प्रोक्योरमेंट पेपरा के कवानीन के तहत लेने जाएंगे, चाहे पीटीवी के लिए या किसी भी सरकारी इदारे के लिए, ये आपको 14-15 हज़ार रुपए में पड़ेगी। अब चंद जेबों में ये पैसा जाता है, लेकिन उसका खमियाजा कौन भुगतता है? पाकिस्तान के अवाम। एक तो ये हो गया। दूसरा, इमरान खान साहब चूंकि पीरी मुरीदी के चक्कर में पड़ गए, यानी ठीक है, सब मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, सबका दीन ईमान है, लेकिन आप एक ऐसी रास्ते पे चल पड़े हैं जिसमें आपने पूरे मुल्क को आप लगाना चाहते हैं, उसमें आपने मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ बना दी हैं। गुज़रे 4 हफ्तों के दौरान 4 नए इदारे बन गए हैं। अब ये किस चीज़ की गमाजी करता है? ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उन्होंने वज़ीर आज़म को अथॉरिटियों के पीछे लगा दिया है। और बाबू क्या करते हैं कि पहले से वज़ीर आज़म के कान में डाल देते हैं कि इस मामले पे अगर एक अथॉरिटी बन जाए तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, और उसको पता होता है कि 2 साल के बाद उनसे रिटायर होना है, तो पहले से ही अपने लिए एक लिहाज से बुकिंग करवा लेता है, क्योंकि आपके बैचमेट होते हैं, उनसे कह देते हैं कि ये अथॉरिटी बनेगी, 2 साल के बाद मैं एमडी बन के यहाँ पे आऊँगा। और बेशुमार ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर होते हैं, अपनी एक मुकम्मल नौकरी कर लेते हैं, अगले 3-4 साल के लिए नौकरी और पक्की कर लेते हैं। तो अब तक कई दर्जन ऐसे इदारे बन चुके हैं। अब ये देखिए कि सरकारी, हमारे जो बजट, सरकारी कॉरपोरेशंस हैं और सरकारी इदारे, उसमें 1200 अरब रुपए सालाना का एक खसारा होता है, सब्सिडीज जाती हैं। अब अगर इतना अच्छा ये मॉडल होता सरकारी इदारों का, तो फिर ये इदारे खसारे में ना होते। और उसके ऊपर इमरान खान के दौर में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नए सरकारी इदारे, बोर्ड बन गए, अथॉरिटी बन गई। एक इन्होंने मजाक बना दिया है, जो कान में आके कहता है, उस बल्कि एक साहब थे, उनको कहा गया कि आपके लिए हम पाकिस्तान म्यूजियम अथॉरिटी ना बनवा लें ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो वो अथॉरिटी बोर्ड, वो हमारी ये इम्तियाज साहब, आपने बड़ी जबरदस्त, जो कि मैं पुराना खिलाड़ी हूँ इस सारे मामले में देखता हूँ, तो ये तो असल में ब्यूरोक्रेसी का एक तरीका कार है। उन्होंने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट से निकाल के यहाँ पंजाब में वफाक में ये डाला इनको, नवाज शरीफ वगैरह को भी उन्होंने भी पंजाब प्राइवेट लिमिटेड, वफाक को प्राइवेट लिमिटेड, प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बना ली है उन्होंने। ये तो तरीका वारदात पुराना रहा है, और इमरान खान भी उन चक्रों में आ गए और इन सब के शायद को बेहतरी की तरफ आ जाए। इस तरह तो नहीं मसाइल हल होते। देखिए, ये तो बात हो गई उसकी प्रोक्योरमेंट की, सरकारी निज़ाम की, किस तरह नए बोर्ड, नई अथॉरिटीज़ बन रहे हैं। अब इसी वजह से जो तासुर ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत मफलूज हो गई है, एक गवर्नेंस का पैरालिसिस जिसको कहते हैं, और उसका इजहार शायद पंजाब में भी नज़र आ रहा है। और ये एक शुरू से एक नुक्ता है, कंटेंशन का नुक्ता रहा है शायद हमारे वज़ीर आज़म और हमारे जो उनके चाहने वाले हैं रावलपिंडी में, उनके दरमियान, कि वो काफ़ी अरसे से पंजाब के चीफ मिनिस्टर को तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कारोबार हुकूमत नज़र नहीं आ रहा है, जबकि वज़ीर आज़म अभी तक बज़िद हैं कि नहीं, वही उनका मास्टर बैट्समैन है पंजाब में। अब रेंजर्स का वहाँ पे तैनात होना 2 महीने के लिए कुछ अच्छा शगुन नहीं है, इसलिए क्या होता है ना कि द इनक्रोचिंग मॉन्स्टर क्या आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह बनाता है। तो उसमें हो सकता है हम गलत हों, लेकिन
इम्कान तो बहरहाल आप रद्द नहीं कर सकते कि अगर रेंजर्स आ गए हैं तो उसके बाद मिलिट्री भी आ सकती है किसी, क्योंकि जो टीएलपी के तहत हालात पैदा हुए वो तो अल्लाह करे कि दोबारा ना हो, लेकिन दोबारा पैदा तो हो सकते हैं। और उसकी वजह से जाहिर है कि पंजाब की हुकूमत खतरे में, कह सकते हैं थोड़े से खतरे में है, और उसमें बड़ा ज़रूरी है मेरा ख्याल है, जब तक दोनों बड़ों के दरमियान एक डायलॉग नहीं होगा, खुला डायलॉग, उस वक्त तक उनके सर पे ये खतरा मंडलाता रहेगा। अच्छा, एक मतलब मैं एक और जो बात है ना इम्तियाज गुल साहब, जो अ, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के डायनामिक्स देखें, ये हमारे लिए बड़ी एक, मैं कहूँगा मुसीबत मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है कि पिछले 30-35 सालों से जो लोग लूटते आए हैं, चेहरे बदल कर 1 से 2 तक, शायद हमारा मुकद्दर वही है। और इमरान खान से उम्मीदें ज़्यादा हैं कि लग के ये भी, तो अब कई ऐसे लोग हैं जो उनकी सियासी जमातों के वही लोग दोबारा वापस आ जाएँ। ये जो हमारे यहाँ जो गवर्नेंस का या ये मॉडल जो हमारा है कि नहीं एक की जगह 2 आ जाएँ, ये निज़ाम क्या समझते हैं आप कि जमहूरियत में बका है या कुछ सदारती निज़ाम में बका है? देखिए, हमारी बका मैं समझता हूँ कानून की बालादस्ती में है। हमारी बका कानून शिकन अफराद या ग्रोहों को सज़ा देने में है। हमारी बका उन आला और अरफ़ा उसूलों की लाज रखने में है, जो आईन पाकिस्तान में दर्ज हैं। चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो, गैर जमहूरी हो, सिलेक्टेड हो, नॉन सिलेक्टेड हो, जब तक आईन और कानून और ज़वाबित का जो फ्रेमवर्क है, उसकी हम पासदारी नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम इन बलाओं से, इन तनाज़ात से और इन मामलात से जान नहीं छुड़ा सकेंगे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बैरूनी ममालिक में बदनाम हो रहा है, और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर कोई कानून की बालादस्ती नज़र नहीं आती है। गरीब आदमी के लिए ज़रूर कानून की बालादस्ती है, लेकिन मखसूस जो गिरोह हैं, चाहे वो सियासी गिरोह हैं, मज़हबी सियासी गिरोह हैं, उनके लिए लगता है कि ये एक बनाना रिपब्लिक है, वो जो चाहें कर लें, जितने मर्ज़ी लोगों को मार लें, जितनी तोड़-फोड़ कर लें, आखिर में एफआईआरें क्वाश हो जाती हैं, गिरफ्तार अफराद रिहा हो जाते हैं, और हमारे हुक्मरान, जो असल हुक्मरान हैं इस मुल्क के, वो इस बात पे फातिहा पढ़ लेते हैं कि चलें जी, हम बड़े नुकसान से बच गए। हर दफ़ा हर एहतजाज के बाद, धरने के बाद जो लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ, कारोबार ख़राब हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, और हम इस पे शुक्र अदा करते हैं कि हम किसी बड़े नुकसान से बच गए। बाबा, बड़ा नुकसान तो इस मुल्क का इमेज है। जितना इस मुल्क का की बदनामी होती है दुनिया भर में, उसका तो आप मोनेटाइज़ ही नहीं कर सकते, उसकी आप कोई कीमत ही नहीं लगा सकते। अच्छा, आपने इम्तियाज़ गुल साहब बहुत खूबसूरत बात कह दी, और यही मैं ऐसे कहूँगा स्टेट्समैनशिप यही है, और इसी का नाम है। प्रोग्राम जो कि वक़्त ज़्यादा लंबा हो गया, फिर दोबारा आपको मैंने तकलीफ़ देनी है। यहाँ जो आपने असल में बड़ी ज़बरदस्त जो बात आपने कैप किया ना, कैप अप आपने सारा करके, तो वो मैं मेरे एसोसिएट कल बैठे हुए थे मेरे साथ, तो वो कहने लगे कि यहाँ हम ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी या जुडिशियल पॉलिसी को सामने रख के ना हमें 10 दिन से ज़्यादा ले जाने नहीं देते हैं। और ये सियासतदान जितने भी हैं, ये साला-साल ज़मानतें किसी एक शक्ल में कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो और ये चल रही है, और ये हमारे अदालती निज़ाम पे सवालिया निशान बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है। नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि ये जो बात उन्होंने की उसको सेकंड मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मेरे अपने एसोसिएट ने मुझसे पूछा था और मेरे पास इसका जवाब नहीं था। ये किसने जवाब देना है? ये जिनके सामने हमने सवाल उठा दिया है, जवाब उन्होंने देना है। मुझे और इम्तियाज़ गुल साहब को प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरी से इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।